In this new lecture about in this video the MCQs of NEET एग्ज़ाम्स। ओके, तो आज हम लाइफ साइंस के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, so long time we are meeting through the video. In this video lecture we are talking about that NEET एग्ज़ाम्स। ओके, यानी कि लाइफ साइंस जो है उसमें माइक्रो, बॉटनी और जूलॉजी 3 सब्जेक्ट आते हैं। उसके रिलेटेड ही नीट एग्ज़ाम्स में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। दिस इज़ वन इज़ दैट, मैं आपको बात कर रही हूँ पेपर 2 की। ओके, पेपर 1 इज़ दैट कॉमन, सभी के लिए कॉमन है, और विच इज़ बेस्ड ऑन दैट एप्टीट्यूड। बहुत सारे एप्टीट्यूड्स आते हैं। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड, देन आफ्टर बैंकिंग, बहुत सारे आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करें लाइफ साइंस की, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइफ साइंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट इन ए सेल इफ एसिडिटी ऑफ लाइसोसोम इज़ लॉस्ट। अगर हम क्या करें कि सेल जो है उस पर एसिड डाल देते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा कि लाइसोसोम जो है वो लॉस्ट हो जाता है। देन लॉस ऑफ, अगर लाइसोसोम इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट ऑर्गेनल, ओके, वी नो अबाउट दैट लाइसोसोम फंक्शन। लाइसोसोम इज़ व्हाट, तो लाइसोसोम इज़ अ सुसाइडल बैग। ओके, अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो क्या होता है। तो द MCQs आर दैट, मैं बात कर रही हूँ आपको फर्स्ट MCQ की। ओके, तो उस पर आप नज़र रखिएगा। फर्स्ट MCQ इज़ दैट फैगोसाइटोसिस ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया। ओके, कि लाइसोसोम लॉस्ट हो गया तो क्या होगा कि फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया का। तो ऐसा तो नहीं है, लाइसोसोम अकेला मैक्रोफेज नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे मैक्रोफेजेस है, सेल्स है। ओके, तो ये फंक्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। द ए ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन एलिवेटेड फॉस्फेट लेवल। ओके, कि जब फॉस्फेट का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता। ओके, देन आफ्टर ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, द लॉस ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, यस इट इज़ अ राइट ऑप्शन, बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन दैट हाइड्रोलाइटिक और ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, तो अगर लाइसोसोम्स ही क्या हो गया, लॉस हो गया हमारे सेल्स में से, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल थी वो ही लॉस्ट हो गई, तो जो भी हाइड्रोलाइटिक फंक्शंस है, ओके, यानी कि ग्लाइकोजन का जो डिग्रेडेशन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, द राइट ऑप्शन इज दैट 3, C1 में आएगा, सी ऑप्शन। देन आफ्टर सेकंड वन, the bacterial genomes is prevented by its own endonuclease. by बैक्टीरियल जीनोम्स जो है वो अपने खुद के एंडोन्यूक्लियस से क्या होता है, प्रिवेंटेड हो जाता है। ओके, प्रिवेंटेड बाय दैट एंडोन्यूक्लियस। कैसे, तो मिथाइलेशन एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट से। ओके, क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन ही सही लग रहा है हमें कि मिथाइलेशन हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन साइट्स पर। ओके, सो दैट बैक्टीरियल जीनोम जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा। Then after the third question is that the function of macrophage. चलो macrophage का function बताओ। The macrophage is a one type of the cell which catalyze या फिर which conclude that phagocytosis reaction. ओके, हमें पता है कि वो क्या करते हैं, phagocytosis करते हैं। किसका किसका करेंगे, खुद के सेल का करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, एंगल्फ द फॉरिजिन मटेरियल। ओके, फॉरिजिन मटेरियल का एंगल्फ करेंगे, या फिर कोई भी हो सकता है फॉरिजिन मटेरियल, यहाँ पर बैक्टीरिया हो सकता है या फिर कोई एंटीजेंस हो सकता है। ओके, कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, उसका वो क्या कर सकता है, एंगल्फमेंट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड दैट फैगोसाइटोसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने कि द डिफरेंस विच डिस्टिंग्विश द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल ये है और यूकैरियोटिक सेल ये है, तो थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं, वो तो किस में होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती हैं और प्रोकैरियोट में होती है, लेकिन डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं। ओके, मेसोसोम्स which are only present in that prokaryotes, okay,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और देन आफ्टर द डी ऑप्शन इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में भी होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है। ओके, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ अ वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक only found in that eukaryotic cells, right? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, तो आप सोच सकते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। द राइट ऑप्शन ऑफ दैट 4th नंबर का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन आफ्टर अब हम चलते हैं आगे। 5th नंबर का क्वेश्चन है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल इज फाउंड। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल यानी कि डीएनए। डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर होता है? नॉर्मली हमारा मेन डीएनए कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। ओके, लेकिन हम यहाँ पर बात करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल। ओके, तो विच आर फाउंड इन दैट, ऐसी दो ही ऑर्गेनल है कि जिसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल है, यानी कि वो दोनों ऑर्गेनल्स कैसी हैं? सेमी ऑटोनोमस या सेल्फ सेमी रेप्लिकेटेड मेम्ब्रेन या सेमी रेप्लिकेटेड ऑर्गेनल। ओके, वो दो ही है। द फर्स्ट वन इज दैट माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकंड वन इज दैट, आप सही सोच रहे हैं, द आंसर इज दैट क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर। कहते हैं एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज फॉर्मेड फ्रॉम द। एक्रोसोम जो है, जो स्पर्म के आगे वाले पोर्शन को हम कहते हैं एक्रोसोम, जो किससे बना हुआ होता है? ऑप्शन आपके सामने है, सोच के बताएं या वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है कि गोल्गी बॉडीज़ होती है? द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म विच इज़ फॉर्मेड बाय दैट गोल्गी बॉडीज़। ओके, गोल्गी बॉडीज़ से ही वो बना हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर नहीं आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो एक्रोसोम, मान लीजिए ये एक्रोसोम है और ये है उसकी टेल। ओके, और ये मैं रेड कलर का जो आपको बता रही हूँ, इसमें यहाँ पर क्या आए होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन हम बात करें किसकी? एक्रोसोम की। इसकी बात करें, एक्रोसोम की बात करें, तो उसमें कौन होता है? हमारी गोल्गी बॉडी। देन आफ्टर द हॉलीडे जंक्शन इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग। ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। ओके, अपने माइंड में रखिएगा कि हॉलीडे जंक्शन इज नॉट नथिंग इज दैट, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है? हमें पता है कि मियोसिस में होता है, और मियोसिस में भी खास तरह से प्रोफेज की सब डिवीज़न साइकिल्स यानी कि पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है कि दो क्रोमेटिड्स जो है वो आपस में क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती है और क्या बनाती है? रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द हॉलीडे जंक्शन इज नथिंग, इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। देन 8 नंबर का क्वेश्चन है कि अ कैरोटेनॉइड लेस म्यूटेंट प्लांट वॉज ग्रोन अंडर द नॉर्मल सनलाइट। देन ओके, हमें नेट में यही प्रॉब्लम होगी कि जो क्वेश्चन है वो हमें सीधी तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? हमें क्वेश्चन एक ट्विस्टेड फॉर्म में पूछे जाएंगे। ओके, लेकिन आपको क्या करना है? जो ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक दैट, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि वन प्लांट है, ओके, वन म्यूटेंट प्लांट है, दिस इज कैरोटेनॉइड लेस म्यूटेंट प्लांट की जिसमें कैरोटेनॉइड लेस मात्रा में प्रेजेंट है। तो अगर नॉर्मल सनलाइट है, ज़्यादा सनलाइट नहीं, लेकिन नॉर्मल सनलाइट में क्या होगा? ओके, सनलाइट प्रेजेंट है, कैरोटेनॉइड लेस अमाउंट में है, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा कि इंक्रीज्ड क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज क्लोरोफिल, क्योंकि कैरोटेनॉइड इज अ वन टाइप ऑफ द पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अनदर टाइप ऑफ द पिगमेंट। ओके, कैरोटेनॉइड लेस अमाउंट में है, लेकिन कैरोटेनॉइड की फोटोसिंथेसिस के साथ कोई भी टाइप्स का उसका संबंध नहीं है।
लेकिन क्लोरोफिल का तो है ही। ओके, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, कैरोटेनॉइड की जगह पर ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर नेक्रोसिस होगी क्योंकि यहाँ पर कैरोटेनॉइड्स नहीं प्रेजेंट है। ओके, यानी कि कलर देने वाले जो भी पिगमेंट्स थे, प्लांट्स को जो कलर देते थे, ओके, वो अब प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। अब आता है हमारे सामने 9 नंबर का क्वेश्चन कि एज अ C3 मस्टर्ड प्लांट वॉज ग्रोन एट 300 ppm ऑफ CO2। CO2 का लेवल कितना है, 300 ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन है, इन 40 आवर लाइट एंड 10 आवर डार्क साइकिल। ओके, 40 आवर का उसके क्या मिल रहा है, मस्टर्ड प्लांट को, यानी कि C3 साइकिल जिसमें चलती है उसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि मरुद्भिद वनस्पति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसकी जो लाइट उसे मिल रही है 40 आवर्स के लिए मिल रही है, और डार्क साइकिल जो है वो 10 आवर की है। ओके, इट वॉज ए ट्रांसफर्ड दैट 1000 ppm ऑफ CO2। अगर हम क्या करें कि C3 प्लांट को निकाल कर कहाँ पर रख देते हैं, 1000 ppm वाले CO2 में रख देते हैं, तो क्या होगा, बताइए मुझे। The A option is that increased photosynthesis, B1 is that decreased photosynthesis, C1 is that increase in respiration, D is that no change। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर हम कंटिन्यूसली CO2 देना बंद नहीं कर रहे। ओके, लेकिन हमने क्या किया कि मस्टर्ड प्लांट को उठाकर 300 में से 1000 ppm वाले CO2 के एनवायरनमेंट में रख दिया। ओके, तो एनवायरनमेंट में CO2 बढ़ जाने के लिए क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो C3 प्लांट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि कोई भी प्लांट हो उसे फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्टली उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है वो आपको अभी समझनी पड़ेगी कि CO2 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज, ओके, प्लस ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर किसकी प्रेजेंट होनी चाहिए, CO2 तो है सबस्ट्रेट के रूप में, क्लोरोफिल यहाँ पर होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ सनलाइट, दिस इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो हम बढ़ा दे रहे हैं, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है एंजाइमोलॉजी में कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाए वैसे वैसे ही क्या होगा, रिएक्शन रेट बढ़ेगा। ओके, द प्रेजेंस ऑफ एड्स वायरस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय, एड्स वायरस की हम डिटेक्शन नहीं कर सकते, किसके थ्रू, एलिजा टेस्ट के थ्रू, नहीं, ये तो इज रॉन्ग ऑप्शन हो गया। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये भी नहीं है, क्योंकि एड्स वायरस में क्या क्या होता है हमें पता है कि वायरस विच इज़ मेड अप बाय दैट प्लाज्मिड लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी कैप्सिड, उसके फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर कवर में होता है, इनर वन इज़ दैट कैप्सोमियर सेल्स होते हैं उसके पास। ओके, उसमें क्या होता है, उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, या फिर DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है, तो मोस्टली वायरसेस कंटेन दैट जेनेटिक मटेरियल एज अ RNA। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू भी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्यों करते हैं हम, प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए, तो वो तो हो ही जाएगा क्योंकि वायरस इज मेड अप बाय दैट प्रोटीन एंड RNA। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम किसके लिए करते हैं, RNA के लिए, तो वो भी चलेगा। ओके, लेकिन वो हम किसके थ्रू डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो फुल्ली स्ट्रेंथ ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA को अगर हम प्रॉब के रूप में लें, प्रॉब के रूप में, तो हम DNA वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एड्स का जो वायरस है वो क्या है, एड्स का वायरस RNA से उसका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, नॉट अ DNA का। Which part of the translation modification of proteins does not occur in lumen of ER? ER का क्वेश्चन आया है हमारे सामने, 11 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ कि ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स डज नॉट अकर इन लूमेन ऑफ ER।
तो ER के लुमेन में किस टाइप की प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यहाँ पर क्या लिखा है, डज नॉट अकर। ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है या फिर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो पढ़ते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन ग्लाइकोजाइलेशन। यस, ग्लाइकोजाइलेशन तो ऑब्वियसली होगा ही। देन आफ्टर कॉन्फॉर्मेशन, फोल्डिंग एंड फॉर्मेशन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो यस प्रोटीन्स के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर यूबी कॉन्टिनेशन जो पोस्ट ट्रांसलेशन है, पोस्ट ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोसेस होने वाली है यूबी क्वाटेशन जिसे कहा जाता है, वो ER में नहीं होगी। ओके, तो ये याद रखिएगा कि यूबी कॉन्टिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ दैट पोस्ट ट्रांसलेशन, राइट। Then freshly broken chromosomes ends are sticky and tend to fuse. However, ends of intact chromosomes are stable. The stability is due to presence of, अगर हम क्या करें कि क्रोमोसोम्स के जो एंड जो पोर्शन है यानी कि उसका जो स्टिकी पोर्शन है उसे फ्यूज़ कर दें या फिर उसे निकाल दें, तो भी क्रोमोसोम क्या रहता है, यहाँ पर स्टेबल रहता है। तो दैट स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू, क्यों ये स्टेबल रहता है, ड्यू टू द टीलोमियर्स, राइट। एंड पार्ट्स में हम देख सकते हैं कि एंड्स का पार्ट्स हमें निकाल दिया या फिर हमें फ्यूज़ कर दिया, फिर भी वो क्या रह रहा है, स्टेबल रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीलोमियर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम की एंडिंग पर। देन आफ्टर प्लांट सेल वॉल, मेनली जनरली ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि प्लांट सेल वॉल इज जनरली मेड अप बाय दैट सेलुलोज और पेक्टिन। Which one of the following is a correct for structure of cell wall of fungi and bacteria? 14 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम कि फंजाई और बैक्टीरिया की सेल वॉल की अगर हम बात करें कि उसके स्ट्रक्चर में कौन सा जो वैसा स्ट्रक्चर है कि जो दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन। ओके, दोनों में प्रेजेंट है। तो ग्लाइकोपेप्टाइड नहीं, ग्लाइकोपेप्टाइड जो है वो ओनली फॉर ओनली ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, देन आफ्टर म्यूरिन, म्यूरिन भी नहीं हो सकता। काइटिन ओनली फॉर ओनली प्रेजेंट इन द फंजाई सेल वॉल, लेकिन द बोथ आर मेड अप बाय दैट एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट मोनोमर्स ऑफ द पॉलीमर्स। यानी कि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है और फंगल की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई होती है। ओके, लेकिन बोथ आर दैट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, बोथ आर दैट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, लेकिन उसके पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है ना। तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन इज अ फाउंड इन दैट फंगाई as well as bacteria. Sorry, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ पर एब्सेंट होगा, ये यार आपके ऑप्शंस है, मैं नहीं पढ़ूंगी, आप खुद ही बताइए। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। ओके, चलो 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू सेल अकॉर्डिंग टू द सेल थियरी, सेल थियरी को अनुसरते हुए किसने ट्रू सेल माना गया है। ओके, द विच इज़ अ ट्रू सेल अकॉर्डिंग टू दैट सेल थियरी, किसे हम सेल थियरी के अनुसार ट्रू सेल मानते हैं। वायरस को नो, मोनेरन्स को नो, क्योंकि मोनेरन्स तो क्या करते हैं, मोनेरा जो है वो विभाजन यानी कि डिवीज़न के थ्रू या फिर मल्टीपल डिवीज़न के थ्रू या फिर किसी भी तरह से वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। प्रोटेस्टेंस में क्या होता है, प्रोटोजुआ में क्या होता है, प्रोटोजुआ में भी कुछ इस टाइप की फंक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सेल थियरी की बात करें तो एक सेल दूसरे सेल्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ओके, लेकिन वो खुद का
अपना इंडिविजुअल तो रहेगा ही, ओके। वो खुद डेस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, ओके। दूसरे सेल को बनाते हुए वो खुद डेस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। किस में ऐसा होता है? तो बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि सेल जो है वो दूसरा सेल बनाता है और वो खुद ही सर्वाइव करता है और दूसरे को भी सर्वाइव करने देता है, ओके। तो द सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रू सेल हम किसे कहेंगे? थ्रू दिस ऑप्शन बैक्टीरिया को, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिव सेल। अगर हमें किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिव सेल को कैरेक्टराइज करना है कि या फिर उसे जानना है तो हम किसे जान सकते हैं? तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल के पास क्या क्या होगा? तो सेल के पास क्या होगा? एंजाइम्स होंगे बहुत सारे, ओके। उसके पास साइटोप्लाज्म यानी कि उसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा होगी, साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, हाई वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो, या फिर डी ऑप्शन स्मॉल न्यूक्लियस। तो स्मॉल न्यूक्लियस नहीं होता भाई यहाँ पर, ओके। लो तो वो ऑप्शन भी गलत है। हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो या हाई वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हो जाता, ओके। लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, ओके। एटीन नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल रोल इज प्लेड बाय, ओके। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटी शो करती है वो किसके थ्रू करेंगी? प्रोटीन्स के थ्रू, लिपिड्स के थ्रू, ऑलिगोसैकेराइड्स के थ्रू, या फिर कोलेस्टेरॉल के थ्रू? तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि फंक्शन भी करती है। क्या फंक्शन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन करती है कि मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने सभी फंक्शंस डिटेल में आपको करवाए थे, ओके। जिसमें हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो क्या करती है? सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही क्या करेगी? अंदर बाहर होने देगी, ओके। और साथ ही साथ अगर कोई हाइड्रोलाइटिक क्या है? हाइड्रोलाइटिक मॉलिक्यूल्स है तो वो फॉस्फोलिपिड के बाय लेयर के थ्रू तो वो नहीं अंदर जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ओके, जो क्या करते हैं? हाइड्रोलाइटिक या फिर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर से खींच कर अंदर लाते हैं, क्योंकि सेल रिक्वायर दिस मॉलिक्यूल्स, ओके। अगर हम लिपिड ही ग्रहण करते रहेंगे तो सेल क्या होगा? सेल को प्रोटीन नहीं मिलेगा, विटामिन्स नहीं मिलेंगे, आयंस नहीं मिलेंगे, तो वो किसके थ्रू जाते हैं? किसके थ्रू पास आउट होते हैं? तो वो प्रोटीन्स की मेम्ब्रेन पटल के थ्रू वो क्या होते हैं? ट्रांसफर आउट होते हैं, ओके। तो दिस वन इज दैट प्रोटीन्स इज अ राइट आंसर। The plasma membrane, the functional and the structural role which is played by that proteins, right? Then after 19 number का क्वेश्चन है कि लिपिड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी destroyed by। अगर हमें क्या करना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है, लिपिड का नेचर, वो हमें क्या करना है? डिस्ट्रॉय कर देना है। तो हम किसके थ्रू करेंगे? चलो बताइए। लिपिड की आपको फीचर्स आने चाहिए कि लिपिड जो है वो कैसा है, ओके। वो भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल दी हैं, ओके, लिपिड कॉम्बो करके, जहाँ पर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि जिसमें हमने बताया है कि लिपिड्स हैविंग दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो वो क्या करेगा? अगर हम डाल देंगे हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हाई कॉन्सेंट्रेटेड बेस, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। एज वेल एज अगर हम कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको वो मुझे वीडियो देखकर आपको मुझे बताना है कि लिपिड
का जो नेचर हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपको मैंने 2 होमवर्क दिए हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन था आई थिंक, और 19 नंबर का क्वेश्चन, वो आपको मुझे खुद बताना है। ओके, देन आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 20 नंबर का क्वेश्चन, कि आज के हमारे वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, देन आपको ये वीडियोस की सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ, तो कैसी लग रही है वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन इज अ हाईली फोल्डेड इनटू माइक्रोविलाई, द मेन फंक्शन ऑफ दैट माइक्रोविलाई। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही वन एक्सटेंशन है माइक्रोविलाई। ओके, जो सेल्स की एपिकल सरफेस पर पाया जाता है। तो माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन रहेगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो माइक्रोविलाई, यहाँ पर मैं आपको टाइम आपका सेव करती हूँ कि माइक्रोविलाई जो है वो क्या करती है, कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। आपको ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन के साथ क्या दिया गया है, हीट भी दी गई है कि आप कैसे इसके आंसर के थ्रू जाओगे। ओके, तो इंटेस्टाइन क्या करेगा, डाइजेशन नहीं करेगा, ये एब्सॉर्प्शन करेगा। ओके, तो एब्सॉर्प्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो ही वो क्या कर पाएगा, एब्सॉर्प्शन कर पाएगा। तो माइक्रोविलाई ऐसे ऐसे करके आती है, और उसमें साथ से साथ बहुत सारे सीलिया भी होते हैं। और यहाँ पर जो फूड है, फूड को हम बताते हैं येलो कलर से, तो यहाँ पर फूड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूड जो है वो कैचअप हो जाएगा थ्रू माइक्रोविलाई से। तो माइक्रोविलाई जो है वो एब्सॉर्प्शन में हेल्प करती है, और साथ ही साथ इंक्रीज द एरिया ऑफ दैट एब्सॉर्प्टिव एरिया, सरफेस को बढ़ाती है। ओके, तो दिस इज होल अबाउट दैट इंफॉर्मेशन ऑफ द नेट एग्जाम्स। ओके, नेट एग्जाम्स की हमने सीरीज स्टार्ट की है ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइफ साइंस स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, आपको ये इस वीडियो से क्या क्या सीखना मिला वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपकी जो क्वेरी है वो भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द ऑल माय फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।